हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सरमन लेक्चरर। आज का ये वीडियो क्लास 10 सामाजिक विज्ञान 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका पेपर आपके इतना ज्यादा नजदीक है कि आपको टेंशन दे रहा है, यार कैसे पढ़ेंगे, कैसे तैयार करेंगे। तो टेंशन की बात नहीं है, सामाजिक विज्ञान आज से आपका खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये एक वीडियो आपको सामाजिक विज्ञान में 95 दिलाएगी, एक भी नंबर कम नहीं दिलाएगा। क्योंकि इस वीडियो में हम लोग सामाजिक विज्ञान का 70 का पेपर होता है, 70 में 70 करके आएंगे और 70 में 65 आपको मिलेगा, 30 नंबर स्कूल से मिलेगा। हम लोग 100 में 95 लाएंगे, 95%। और इस वीडियो में हम लोग ऐसा क्या देखने वाले हैं जो आपको इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे हैं कि बोर्ड एग्जाम में आएगा। ये मैं कह रहा हूं पेपर में 100% आएगा, 1% कम नहीं, 100%। क्योंकि इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं आपकी बुक में, क्लास 10 की बुक में जितने भी बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, सिर्फ एक ही वीडियो में, ऐसा नहीं 10, 20, 50 नहीं, और भी ऑब्जेक्टिव हैं। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। ये ऑब्जेक्टिव आपका 100% क्लियर हो गया इस वीडियो में। और इसी वीडियो में हम लोग जितने भी आपके इंपॉर्टेंट लघु उत्तरीय प्रश्न हैं वो भी देखेंगे। अब कहोगे सर कैसे, क्योंकि ये ऐसा वीडियो ही है, महामैराथन वीडियो, बहुत बड़ी वीडियो है, जिसके पास क्षमता है देखने का वो देखना, जिसको टॉपर बनना है, 95% लाना है वही देखना। क्योंकि टॉपर वही बनते हैं जो ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई करते हैं। तो इसी में 100% आपका लघु उत्तरीय क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएगा, साथ में 100% आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी कंप्लीट हो जाएगा। सारे इंपॉर्टेंट दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी देखेंगे। और बहुत सारे स्टूडेंट का कमेंट आता है सर मानचित्र वाले प्रश्न बताइए, तो इसी वीडियो में हम लोग मानचित्र वाले प्रश्न देखेंगे। मतलब बहुविकल्पीय जितने इंपॉर्टेंट है, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय, मानचित्र, सारे इस वीडियो में खत्म हो जाएगा। इस वीडियो का भैया लाइक का टारगेट है, इस वीडियो को आपको लाइक करना है। और कितना लाइक करना है, मैं इस वीडियो पर 10,000 लाइक चाहिए। इस वीडियो को 10,000 लाइक चाहिए और आप लोग इस वीडियो को सारे स्टूडेंट लाइक करना, फटाफट से लाइक करो और हर एक स्टूडेंट को अपने 2 फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है। तो हम लोग सबसे पहले शुरुआत करेंगे बहुविकल्पीय प्रश्न से, जो 100% आएगा पेपर में। तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए जल्दी से, फिर हम लोग शुरुआत करते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न से। तो चलो शुरू करते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ऑब्जेक्ट की वीडियो प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। तो सबसे पहला नंबर क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप ये देखो, जो बहुविकल्पीय प्रश्न है, देखो जो हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, इसमें हमारे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव हैं, ठीक है, और बहुत सारे और भी क्वेश्चंस हैं। तो आप लोग ध्यान से देखना, कॉपी पेन लेकर बैठना, नोट्स बनाना और अच्छे से तैयारी करना। देखो फ्रांसीसी क्रांति का प्रारंभ किस वर्ष हुआ। देखो इसमें से आपको कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस मिल सकते हैं जो मैंने ऑलरेडी बता रखा है, तो उसमें आप लोगों को प्रॉब्लम की कोई बात नहीं है। आप को जो मैंने पढ़ा रखा है ऑलरेडी, आप पहले से ही गेस करो कि ये हमारा सही है। इससे आपका एक टेस्ट भी हो जाएगा कि यार हमने इतने क्वेश्चंस का सही आंसर दिया है, ठीक है। क्योंकि अब तो बोर्ड एग्जाम नजदीक है, तो हम तो पूरे बुक का ही इंपॉर्टेंट बताएंगे। तो हो सकता है मैं पहले भी पढ़ा चुका हूं, तो डोंट वरी, आपको सारा ही पढ़ना है, रिवीजन आपका हो जाएगा, लास्ट तक देखते रहिए। देखो फ्रांसीसी क्रांति का प्रारंभ किस वर्ष हुआ है। आई होप आप लोगों ने ये पढ़ा होगा, बट आप पहले चेक कर लो कि आप सही आंसर दे पाते हो या नहीं। पढ़ने से कुछ नहीं होता जब तक उसको आप सही से रिवाइज और याद नहीं करोगे। ऑप्शन नंबर का है 1788 का है, 1789 का है, 1790 का है, 1787। तो अब आप लोग एक बार आप चेक कर लो कि आपको पता है कि नहीं पता है कि फ्रांसीसी क्रांति का प्रारंभ कब हुआ था। ये चैप्टर नंबर 1 का ही है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। तो फ्रांसीसी क्रांति का जो प्रारंभ हुआ था, या फ्रांसीसी क्रांति कब हुआ था, तो वो हमारा हुआ था 1789 ईस्वी में। कब हुआ था? 1789 ईस्वी में। तो पहले नंबर का हमारा खा वाला ऑप्शन सही है। दूसरा क्वेश्चन देखो, जो हमारी राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस देश से हुआ। अभी हमारे पहले ही चैप्टर्स के क्वेश्चन चलेंगे, मतलब पहले ही चैप्टर के आपके इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव मिलेगा। तो राष्ट्रवाद का मतलब होता है जिसमें हमारा राष्ट्र का शुरुआत हुई। तो राष्ट्रवाद की शुरुआत, राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस देश से हुआ। जर्मनी से, इटली से, फ्रांस से, इंग्लैंड से। तो राष्ट्रवाद का प्रारंभ जो हुआ था वो फ्रांस से हुआ था, ठीक है, फ्रांस से हुआ था। और आप लोगों को पता भी चल गया होगा, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2। सारा क्वेश्चन तैयार करो अच्छे से,
जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी या किसका है? तो जर्मनी के एकीकरण में मेन जो है किरदार वो किसका है, मेन हीरो जो है उसमें कौन है? ऑटो वन बिस्मार्क है या विलियम प्रथम, हिटलर या फिर मैथ्सनी? आपको पता होगा अगर आपने जर्मनी का एकीकरण पढ़ा होगा, मैंने ऑलरेडी जर्मनी का एकीकरण, इटली का एकीकरण सारे को पढ़ा रखा है। तो ऑटो वन बिस्मार्क जो है वो है जर्मनी के एकीकरण का जनक थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, नेपोलियन का संबंध या फिर नेपोलियन का पराजय कब हुआ? सॉरी, नेपोलियन का जो पराजय है वो कब हुआ? ऑप्शन नंबर का है 14 में, 1815 में, 1816 में, 1817 में। देखो ऑप्शंस आपके बहुत ही अच्छे अच्छे हैं, बट आपको सही बताना है कि नेपोलियन का पराजय कब हुआ, क्योंकि मैं आपको ये बता दूं कि इसमें जो भी क्वेश्चन है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको पहले से पता है, आपने पहले से पढ़ रखा है, बहुत अच्छी बात है, बट जितना मैं बता रहा हूं वो पढ़ते चलो। ठीक है, ज्यादा अपने आपको ओवर कॉन्फिडेंस में मत लो, क्योंकि अभी आपकी जितनी भी पढ़ाई हुई है ना, अभी पता चल जाएगा इसमें बहुत सारे हार्ड भी क्वेश्चन है। अभी तो मैं आपको इजी दिखा रहा हूं, तो आप बहुत ज्यादा लग रहा होगा कि हमें सब कुछ आता है, मुझे कोई पीछे नहीं कर पाएगा। अभी लास्ट तक देखते जाओ, आप कितने पानी में हो पता चल जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है, 1789 में फ्रांस की किस प्रकार राज्य था? जो 1789 में फ्रांस था वो किस प्रकार का राज्य था? असीमित राजतंत्र था, सीमित राजतंत्र था, प्रजातंत्र था या गणतंत्र था? पता है? तो ये जो होगा वो होगा सीमित राजतंत्र था। कैसा था? सीमित राजतंत्र। ठीक है, तो चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब आरंभ किया? महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब आरंभ किया? 1919 ईस्वी में, 1920 में, 1922 में, 1923 में? तो महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन जो है वो कब आरंभ किया था बच्चों? 1920 ईस्वी में। ठीक है, 1920 में महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को आरंभ किया था। क्वेश्चन नंबर 7 आ जाओ कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया? जो हमारा सविनय अवज्ञा आंदोलन है वो कब चलाया गया? 1920 में, 1927 में, 1930 में, 1935 में? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया था? वो चलाया गया था 1930 ईस्वी में। कब चलाया गया था? 1930 ईस्वी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन 8 नंबर। अभी तो सबको पता होगा, जो जो बता रहे हैं सभी फटाफट बता रहे होंगे कि ये सही है वो सही है, बिल्कुल सही आप लोग बता रहे हो। बट अभी आपके जो आगे क्वेश्चंस आएंगे वो बहुत हार्ड हैं। ठीक है, करो या मरो का नारा किसका था? करो या मरो का नारा सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह या महात्मा गांधी? तो करो या मरो का जो नारा था वो था बच्चों महात्मा गांधी जी का। ठीक है, किसका था? महात्मा गांधी जी का। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाओ, ध्यान से देखो। क्वेश्चन नंबर 9 देखो कि असहयोग आंदोलन का जो मुख्य कारण था वो क्या था? एक असहयोग आंदोलन आपको पता होगा, पढ़ा भी होगा चैप्टर नंबर 2 में। तो उसका जो मुख्य रीजन था, मुख्य कारण था वो क्या था? रॉलेट एक्ट, प्रथम विश्व युद्ध, खिलाफत आंदोलन या फिर हमारा द्वितीय विश्व युद्ध? तो असहयोग आंदोलन का जो मेन रीजन था वो था खिलाफत आंदोलन। क्या था? खिलाफत आंदोलन। हो सकता है कहीं कहीं रॉलेट एक्ट भी लिखा रहता है, बट एक चीज का कई सारे कारण होते हैं, तो हो सकता है वो बड़ा कारण हो, वो छोटा सा कारण हो। ठीक है, तो कहीं कहीं मैंने देखा है, हो सकता है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 हो चुका है। अब हम लोग देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है, यानी कि 10 नंबर क्वेश्चन, ध्यान से समझो, सारा क्वेश्चन समझ कर ही जाना है, एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करना है, वरना बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन मिस करके आ जाओगे तो कहोगे सर मुझे नहीं आता था। जब पढ़ोगे तब तो आएगा। चौड़ी चौड़ा कांड किस वर्ष घटित हुआ? चौड़ी चौड़ा कांड किस वर्ष घटित हुआ था? 1920 में, 1921 में, 1922 में या 1925 में? तो चौड़ी चौड़ा कांड किस वर्ष घटित हुआ था? 1922 में। कब हुआ था? 1922 में। अगला क्वेश्चन नंबर 11 बच्चों, हिंद स्वराज्य पुस्तक के लेखक हैं? हिंद स्वराज्य पुस्तक के सरदार पटेल, बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस? तो हिंद स्वराज्य के पुस्तक के जो राइटर हैं या लेखक हैं वो कौन है? तो वो है हमारे महात्मा गांधी जी। हिंद स्वराज्य पुस्तक के लेखक महात्मा गांधी जी ने हैं। अगर मैं ये पूछूं कि हिंद स्वराज्य में शॉर्ट में आप बताओ कि महात्मा गांधी ने क्या लिखा था, तो बता सकते हो। आई होप कि पता होगा। नहीं पता है तो देखो कहीं से भी आप सर्च करके बताओ। ठीक है, भारतीय कांग्रेस, राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में, 1857 में, 1904 में या 1855 में? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो इसका हमारा राइट आंसर है 1885 में। कब हुआ था? 1885 में हमारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। और अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? जो भैया जलियांवाला बाग हत्याकांड है वो कब हुआ था? देखो ध्यान से, एक ही जैसे सारे हैं, देखो थोड़ा थोड़ा चेंज है। 8 अप्रैल 1919,
हो सकता है किसने केवल इस भी याद किया हो कि भाई 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। अब इसमें आप क्या टिक लगाओगे, चारों लगा दोगे क्या? 8 अप्रैल 1919, 13 अप्रैल 1919, 10 अप्रैल 1919 एंड 13 अप्रैल 1919, 25 अप्रैल 1919। क्या है सही? कंफ्यूजन में डाल दिया ना। मतलब बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो डायरेक्टली याद कर लियो भैया 1919 में हमारा जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। कहाँ हुआ था? अमृतसर में हुआ था। अब ये तो पता है कि भैया अमृतसर में हुआ था 1919 में, बट डेट कौन बताएगा? डेट देखो मैं आपको बता दूं कि मतलब ये जो जलियांवाला बाग हत्याकांड था एक बहुत ही बेकार, ठीक है, मतलब हत्याकांड था। और सेकेंड ये जो है ना मतलब एक तरीके से मतलब बहुत ही ज्यादा दर्दनाक था, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखना कि 13 जो गिनती होती है ना वो मतलब शुभ नहीं होता, अशुभ होता है। तो 13 याद कर लेना, 1919 याद ही है, तो 13 अप्रैल 1919 में हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड। अगला क्वेश्चन नंबर 14, स्वराज्य। स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, यह नारा किसने दिया था? यह किसने कहा था? स्वराज्य जो अपना राज्य है, अपना देश है, वो मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूंगा। यह किसने कहा था? गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, जवाहरलाल नेहरू या महात्मा गांधी जी ने? तो किसने कहा था? तो ये हमारे कहे थे भैया तिलक लगाकर बाल गंगाधर तिलक ने, ठीक है। तो ये हमारे बाल गंगाधर तिलक हैं जिन्होंने कहा था स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। तो 14 नंबर क्वेश्चन हो चुका है। अब हम लोग आते हैं 15 नंबर क्वेश्चन पर और फटाफट से आप लोग तैयार करो सारे क्वेश्चन। महामंडी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? महामंडी का प्रारंभ 1919 में, 1924 में, 1929 में, 1934 में। तो भैया महामंडी का जो प्रारंभ है वो कब हुआ था? पता होगा आप लोगों को। देखो ध्यान से समझना, जो महामंडी का प्रारंभ हुआ 1929 में हुआ था। कब हुआ था? 1929 में। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहां पर स्थित है? संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहां पर स्थित है? वाशिंगटन, जिनेवा, न्यूयॉर्क या ऑस्ट्रिया? तो संयुक्त राष्ट्र संघ का जो मुख्यालय है वो कहां स्थित है बच्चों? तो वो न्यूयॉर्क में स्थित है। जितना क्वेश्चंस मैं आज आपको करा रहा हूं ना, आपको इतना कोई नहीं बताएगा, क्योंकि ये वो क्वेश्चंस है ना जो अगर आपने पढ़ लिया तो सोशल साइंस तो खत्म है, ठीक है, मतलब बचेगा ही नहीं कुछ। तो फिर आप इसको पढ़ो जो मैं बता रहा हूं। देखो 17 नंबर क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ कब हुआ? जो प्रथम विश्व युद्ध है उसका प्रारंभ कब हुआ था? 1914 में, 1939 में, 1919 में, 1942 में। तो प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ कब हुआ? प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था बच्चों? 1914 में प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। कब हुआ था? 1914 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन आओ, देखो आप लोग धीरे धीरे पढ़ो, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस हैं। ब्रिटेन वुड्स नामक संस्था जो है निम्नलिखित में से कहां पर है? ब्रिटेन वुड्स नामक संस्थान अफ्रीका में, अमेरिका में, यूरोप में या इनमें से कोई नहीं? तो ब्रिटेन वुड्स नामक जो संस्थान है वो है बच्चों अमेरिका में। कहाँ है? अमेरिका में है, ठीक है। ऑप्शन नंबर खा हमारा बिल्कुल सही है कि ब्रिटेन वुड्स नामक संस्थान जो है वो अमेरिका में है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष जिसे IMF कहते हैं, ठीक है। आई से इंटरनेशनल, एम से मनी और एफ से मुद्रा कोष की स्थापना कब हुई? 1940 में, 1942 में, 1945 में, 1944 में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 1944 में हुआ था अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना 1944 में, ठीक है। तो 19 नंबर का हमारा क्वेश्चन हो चुका है। अब हम लोग आते हैं 20 नंबर क्वेश्चन, और 20 नंबर क्वेश्चन आप लोग ध्यान से देखना क्योंकि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि औद्योगिकीकरण या औद्योगिक क्रांति, ठीक है, किस देश से प्रारंभ हुआ? जो औद्योगिक क्रांति है उसका प्रारंभ किस देश से हुआ या किस देश से प्रारंभ हुआ? अमेरिका से, रूस से, इंग्लैंड से या चीन से? तो औद्योगिक क्रांति का जो प्रारंभ है वो किस देश से हुआ था? किस देश से? इटली से या फिर किसी और से? तो औद्योगिक क्रांति का जो प्रारंभ है वो इंग्लैंड से हुआ था। इटली तो ऑप्शन ही नहीं है, कहां सपने में खोए हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन 21 नंबर, मुंबई या फिर मुंबई की पहली कपड़ा मिल स्थापना हुई? जो मुंबई है उसकी पहली कपड़ा मिल स्थापना कब हुई थी? 1827 में, 1844 में, 1854 में, 1874 में। तो 1854 में हुआ था जो बंबई की पहली कपड़ा मिल स्थापना, ठीक है, पहली कपड़ा मिल स्थापना। अब यहां आओ, ये है पुनर्जागरण, ठीक है, की शुरुआत किस देश से हुआ?
पुनर्जागरण की शुरुआत। पहले ये चैप्टर्स थे, अब तो एक ऑब्जेक्टिव में आया है। वैसे ये जो है एक छोटा सा टॉपिक है, पहले ये चैप्टर होता था, शायद हम लोग जब पढ़ते थे तब ये चैप्टर था, ठीक है। अब तो एक टॉपिक छोटा सा बन गया है, तो कब समय बदल जाए किसी की नहीं पता, ठीक है। तो पुनर्जागरण की शुरुआत जो है वो कब हुआ था, किस देश से हुआ? रोम से, इटली से, ब्रिटेन से या ऑस्ट्रिया से? तो पुनर्जागरण की जो भैया शुरुआत है वो हुआ था इटली से। किस देश से हुआ था? इटली से, ठीक है। औद्योगिक क्रांति किस देश से हुआ? इंग्लैंड से। और पुनर्जागरण का जो है शुरुआत किस देश से हुआ? इटली से। ऐसे आप क्वेश्चंस को याद रखो, वरना भूल जाओगे, मिक्स हो जाएगा और बन जाएगा क्या, पता ही होगा। भारत में प्रिंटिंग प्रेस किस शताब्दी में आई? भारत में जो प्रिंटिंग प्रेस है वो किस शताब्दी में आई? 16वीं शताब्दी, 17वीं शताब्दी, 18वीं, 19वीं शताब्दी? तो भैया जो भारत में प्रिंटिंग प्रेस है वो हमारा 16वीं शताब्दी में आया था। कब आया था? 16वीं शताब्दी में हमारा प्रिंटिंग प्रेस आया था। चलो अगला क्वेश्चन आओ भैया, 24 नंबर क्वेश्चन कि जो पेरियार है, पेरियार रामस्वामी नायकर कौन थे? एक नाम है थोड़ा सा जो है, पेरियार रामस्वामी नायकर कौन थे? एक वैज्ञानिक थे या एक शिक्षाविद थे या एक समाज सुधारक थे या फिर एक लेखक थे? क्या थे? तो ये जो थे एक समाज सुधारक थे, जो समाज को सुधारते थे, ठीक है, जो समाज सुधारक थे। तो 24 नंबर क्वेश्चन तक समझ में आ गया। अब हम लोग देखते हैं 25 नंबर क्वेश्चन। 25 नंबर क्वेश्चन देखो माय डियर स्टूडेंट, ध्यान से देखना, समझना कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है। जो पंजाब है, पंजाब में जो भूमि निम्नीकरण है उसका जो मुख्य कारण है वो क्या है? गहन खेती, वन उन्मूलन, अधिक सिंचाई, अति पशुचारण। तो पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? अधिक सिंचाई। बहुत ज्यादा सिंचाई के कारण यहाँ बहुत ही ज्यादा भूमि का कटाव हो रहा है, बहुत ही ज्यादा भूमि का निम्नीकरण हो रहा है, तो इसलिए हम लोग कहेंगे अधिक सिंचाई। अब बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे सर पशुचारण से भी तो होता है, बट एक शब्द इसमें आया हुआ है कि सबसे मेन कारण, मुख्य बताना है। भाई होता तो पशुचारण से भी है, गहन खेती से भी है, वन उन्मूलन से भी होता है, लेकिन एक राज्य दे रखा है नाम पंजाब, और पंजाब में जो मेनली होता है वो अधिक सिंचाई से होता है। अगला, कपास की खेती के लिए कौन सी मृदा सबसे अच्छी है? देखो कपास के लिए मैंने बहुत बार बता रखा है, नहीं याद है आपकी गलती है, ठीक है, इसलिए मैं आपको बार बार रिवीजन करा रहा हूं, क्योंकि यही सारे क्वेश्चंस आएंगे ही और आप लोग फालतू में टेंशन लिए बैठे हो, ठीक है। देखो का से कपास और का से काली मृदा, ठीक है, का से कपास और का से काली मृदा। तो इससे आप बता सकते हो कि भैया काली मृदा, काली कपास या फिर कपास के लिए अच्छी है। काली, भाई कपास को नाम दे दो काली कपास की मृदा, काम खत्म मृदा, ठीक है। अगला 27 नंबर, निम्नलिखित में से किस राज्य में सीढ़ीदार खेती की जाती है? निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा राज्य है जहां सीढ़ीदार खेती की जाती है? सीढ़ीदार, पंजाब में, हरियाणा में, उत्तराखंड में या फिर उत्तर प्रदेश में? सीढ़ीदार खेती मतलब ऐसे सीढ़ी बनाया जाता है और उस पर खेती की जाती है। हमारे यहाँ सीढ़ियों के द्वारा चढ़ते हैं ऊपर छत पर और यहाँ सीढ़ी पे द्वारा खेती की जाती है, तो काफी मेहनत का काम है भाई। तो ये हमारा जो है एक उत्तराखंड, नाम ही काफी है ना उत्तराखंड का, ठीक है। अगला देखो यहां 28, क्योंकि ये एक देवभूमि है ना उत्तराखंड। अगला, भूमि एक संसाधन है। भूमि एक कैसा संसाधन है? प्राकृतिक संसाधन, सौर ऊर्जा या मानव निर्मित या कोई नहीं? तो भूमि भैया सभी को पता है प्रकृति की देन है, तो प्राकृतिक संसाधन होगा ना, कि कुछ और होगा? कुछ और नहीं होगा, प्राकृतिक ही होगा, ठीक है। अगला, चिपको आंदोलन, नाम देखो, चिपको आंदोलन संबंधित है। अब चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? बहुत सारे बच्चों को पता होगा, बहुत सारे बच्चे को तो नहीं भी पता होगा, ठीक है। तो चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? मृदा संरक्षण, वन संरक्षण, जल संरक्षण, वायु संरक्षण। जिनको नहीं पता है वो कुछ और ही सोच रहे होंगे, बट जो चिपको आंदोलन है वो वन संरक्षण से संबंधित है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या हुआ था कि पेड़ों को, एक बहुत बड़ा जंगल था जिसको काटने के लिए लोग सोच रहे थे कि मतलब जो काटने वाले होते ना, पेड़ को काटने वाले, वो सोच रहे थे क्योंकि उससे उन्हें प्रॉफिट मिलता। तो लोग उस पेड़ों से चिपक गए और कहे पहले हमें काटो फिर इन पेड़ को काटो, क्योंकि पेड़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लाइफ के लिए। आपके पर्यावरण को शुद्ध बनाती हैं, शुद्ध ऑक्सीजन भी आपको मिलता है, छाया मिलता है, आप बाढ़ से बचाती हैं, मतलब हर एक तरह से भैया पेड़ ही लाभदायक है, ठीक है। सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? असम में, उड़ीसा में, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश। तो सुंदरवन जो राष्ट्रीय पार्क है वो हमारा पश्चिम बंगाल में स्थित है। किस राज्य में? पश्चिम बंगाल में स्थित है, ठीक है। तो 30 नंबर क्वेश्चन तक आपको 30 में से कितना क्वेश्चन आता था? ठीक है, जितने को 30 में 30 आता है वही है अच्छे, क्योंकि अभी तो शुरुआत के चैप्टर्स हैं,
अभी आपको नहीं आएगा, 3 से 4 5 चैप्टर, 8 6 7 चैप्टर भी हुए होंगे, 7 8 चैप्टर, ठीक है। तो अभी तो सबको आता होगा ना, क्योंकि अभी तो आसान है। 30 में से भाई 28 तो आता ही होगा, 25 से ऊपर ही आता होगा। अब आगे आते हैं 31 नंबर क्वेश्चन। 31 नंबर क्वेश्चन से देखो कि लिखा है सलाल बांध किस नदी पर बना है। जो हमारा सलाल बांध है वो किस नदी पर बना है, ठीक है। सभी को पता है कि नहीं पता है? आई होप पता भी होगा, क्योंकि ये मानचित्र से भी रिलेटेड है। तो एक तीर से दो निशाना करोगे। महानदी चिनाब या सतलुज या कृष्णा। तो जो हमारा सलाल बांध है 31 नंबर क्वेश्चन, वो हमारा है किस नदी पर है बच्चों? वो है चिनाब नदी। कहाँ है? चिनाब नदी पर जो है सलाल बांध बना हुआ है। अगला क्वेश्चन 32, भारत की पहली नदी घाटी परियोजना किस नदी पर बनाई गई? भारत की जो पहली नदी घाटी परियोजना है वो किस नदी पर बनाई गई? दामोदर नदी, नर्मदा नदी, कोसी या फिर चिनाब? तो भारत की जो पहली नदी घाटी परियोजना है वो दामोदर नदी पर बनाई गई थी। कहां बनाई गई थी? दामोदर नदी पर भारत की पहली नदी घाटी परियोजना बनाई गई थी, ठीक है। तो 32 नंबर क्वेश्चन का हमारा का वाला ऑप्शन सही है, ठीक है। 33 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन सी रबी की फसल है? कौन सी है जो एक रबी की फसल है? देखो 3 फसलें होती हैं, एक रबी की फसल, एक खरीफ की फसल और एक जायद की फसल। अब जिनको पता है रबी की फसल, खरीफ की फसल, जायद की फसल, तीनों के बारे में एग्जाम्पल्स भी पते हैं, तो 2-3 नंबर क्लियर है। मतलब 1-2-2-3 नंबर तो क्लियर ही है, क्योंकि भाई ऑब्जेक्टिव में 1-2 क्वेश्चन आएंगे, 2-3 क्वेश्चन और भी छोटे मोटे क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। तो पता होगा तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो पता कर लो, ठीक है, अभी भी समय है। चावल, मोटे अनाज, चना या काला चना या कपास? तो इसमें जो है चना या काला चना है, तो ये तो आपको चलो 1 नंबर मिल गया। इनमें से कौन सी एक फलीदार फसल है? ये तो सभी को पता है, किसमें फलियां लगती हैं? तिल में फली लगता है? नहीं। ज्वार तिल में, जब तिल में लगता है तो ज्वार तिल में कहाँ लगेंगे, ठीक है। मोटे अनाज में नहीं, दाल जो होती है, दाल जहां दाल की खेती की जाती है, देखना कि उसमें जो होती है फली लगती हैं। फली का मतलब फूल, फूल का मतलब होता है कि जिसमें फलियां होती हैं, फूल के द्वारा जो है फल मिलता है। अगला क्वेश्चन 35 नंबर, करतन दहन झूम कृषि किस राज्य में है? करतन दहन झूम कृषि उत्तर प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, मिजोरम। तो ये जो है मिजोरम में है। कहाँ? मिजोरम में। देखो नाम थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कठिन, करतन दहन। तो उत्तर प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, मिजोरम में भी आपको नाम मिजोरम ही हार्ड लग रहा होगा, तो बस लगा दो। थोड़ा सा अलग टाइप का आपका है, आसान है। निम्नलिखित में से कौन सी एक रेशेदार फसल है? कौन सी एक रेशेदार फसल है? जूट है, कॉफी है, जौ है, रबर है? भाई इसमें तो सभी को पता है कि रेशेदार फसल कौन सा? जूट है, रेशेदार है, क्योंकि ये इसमें रेशे होती हैं जूट में, और फिर उससे बहुत सारी चीजें, बोरा वगैरह बनाया जाता है, देखे होंगे, और बहुत सारी चीजें बनाई जाती है। तो हमारा 36 नंबर क्वेश्चन तक हो गया ना। अब हम लोग आते हैं 37 नंबर क्वेश्चन। 37 नंबर, झारखंड में स्थित कोडरमा निम्नलिखित में से किस खनिज का अग्रणी उत्पादक है? जो झारखंड में स्थित कोडरमा है वो किस खनिज का अग्रणी उत्पादक माना जाता है? बॉक्साइट, अल्बर्ग, लौह अयस्क या तांबा? तो ये जो होता है झारखंड में स्थित कोडरमा जो है वो हमारा अर्वरक का अग्रणी उत्पादक माना जाता है। किसका? अर्वरक का हमारा अग्रणी उत्पादक माना जाता है। अगला 38 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से चट्टानों में से किस चट्टान की स्तरों में खनिज का निक्षेपण संचयन होता है? तलछटी चट्टाने, अग्नेयी चट्टाने, कायंती चट्टाने, या इनमें से कोई नहीं? तो ये तो है भाई तलछटी चट्टाने, ठीक है, तलछटी चट्टाने, ठीक है, नाम थोड़ा सा अलग है। अगला क्वेश्चन देखो, सारे क्वेश्चन पढ़ते जाओ। अब आपको थोड़ा सा हार्ड लग रहा होगा, क्योंकि अभी तक बहुत सारे बच्चों को लगता होगा हमें सब पता है, सब पता है। अब देखो हार्ड आपके क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, थोड़ा थोड़ा। निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है? इन चारों में से कौन सा है जो ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है? सौर ऊर्जा, कोयला या पवन ऊर्जा या ज्वारीय ऊर्जा? परंपरागत बताना है बच्चों। परंपरागत ऊर्जा स्रोत कौन सी है? तो इसमें जो कोयला है ना वो एक परंपरागत ऊर्जा स्रोत है। कौन सा? कोयला, ठीक है। अगला 39 नंबर देखो, 39 नंबर अगला क्वेश्चन, एंथेसाइड का संबंध किस खनिज से है? जो एंथेसाइड है उसका संबंध किस खनिज से है? तांबा, सोना, बॉक्साइट, कोयला? तो एंथेसाइड का संबंध किस खनिज से है? तो एंथेसाइड का संबंध भी कोयला से है, ठीक है। अगला क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट, ध्यान से समझना, सारा क्वेश्चन हमें समझना है बहुत ही अच्छे से। 40 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य है जो मुख्य उत्पादक है तांबा का? तांबा का मुख्य उत्पादक कौन सा राज्य है?
हाँ तो बच्चों यहाँ देखो, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, बिहार, तो ये जो है मध्य प्रदेश जो है वो तांबा का सबसे अच्छा उत्पादक है। क्या है? तांबा का सबसे अच्छा उत्पादक है। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। 41 नंबर क्वेश्चन देखो हमारे स्टूडेंट, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है? कौन सा है जो चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है? एल्यूमिनियम, सीमेंट, चीनी या मोटर गाड़ी? देखो आप लोगों ने देखा होगा सीमेंट, सीमेंट जो होता है वो चूना पत्थर से ही बना होता है, बहुत ज़्यादा मुलायम होता है, तो उनको बहुत ज़्यादा महीन या फिर बहुत ज़्यादा उस पर प्रेशर दिया जाता है। ठीक है, तो वो सीमेंट ही है। ठीक है, सीमेंट। अगला क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग है बॉक्साइट को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है? निम्न में से कौन सा उद्योग है जो बॉक्साइट को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है? तो ऑप्शन है एल्यूमिनियम, प्रगलन, कांच, कागज या फिर सीमेंट। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन क्या है? तो इसमें हमारा एल्यूमिनियम जो प्रगलन है ये है, बॉक्साइट को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है। ठीक है, उपयोग करता है, कुछ भी लिख सकते हो। निम्नलिखित में से कौन सा एक आधारभूत उद्योग है? कौन सा है जो एक आधारभूत उद्योग है? मतलब आधारभूत का मतलब कि इसके द्वारा हम कोई भी चीज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, उद्योग में लोहे का उद्योग हो या फिर किसी भी चीज का, तो उसमें हमें इसका उपयोग करता है। चाय, चाय में कोई आधारभूत नहीं, गन्ना भी नहीं है, जूट भी नहीं है। जो लोहा और इस्पात है, लौह और इस्पात जो एक आधारभूत उद्योग है, इसके बिना हम कोई भी नया सामान नहीं बना सकते, क्योंकि हम लोहे से बहुत ही अच्छे अच्छे सामान बना सकते हैं, इस्पात से भी। ठीक है, 44 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा है जो दो दूरस्थ स्थान पूर्वी पश्चिमी गलियारे से जुड़े हैं? लिखना है कि निम्नलिखित में से कौन से हैं जो दो दूरस्थ, ठीक है, स्थित स्थान पूर्वी पश्चिमी गलियारे से जुड़े हैं? मुंबई तथा नागपुर, सिलचर तथा पोरबंदर, नागपुर तथा सिलीगुड़ी या फिर मुंबई तथा कोलकाता? कौन सा है? तो इसका हमारा होगा सिलचर तथा पोरबंदर। खा वाला ऑप्शन सही है, सिलचर तथा पोरबंदर। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा साधन है, परिवहन है, जो भारत में प्रमुख साधन है? भारत का सबसे अच्छा साधन जो सबके लिए इंपॉर्टेंट है वो कौन सा है? पाइपलाइन, रेल परिवहन, सड़क परिवहन है, वायु परिवहन। तो सड़क परिवहन भारत में सबसे ज्यादा प्रमुख है। सड़कों के द्वारा बहुत सारे परिवहन चलते हैं और उन्हीं के द्वारा सारा काम भी होता है। ठीक है, तो हो गया हमारा 45 नंबर क्वेश्चन। सारा क्वेश्चन पढ़ो कि आज हम ले आए हैं पूरी बुक के क्वेश्चन। ठीक है, 46 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वस्तु का निर्यातक भारत नहीं है? कॉफी, उर्वरक, तंबाकू, चाय। किस वस्तु का जो है निर्यातक वो भारत नहीं है? उर्वरक या फिर कॉफी या तंबाकू या चाय, तो उर्वरक का निर्यातक भारत नहीं है। ठीक है, सारा नोट बना लो और बहुत ही अच्छे से आप इसको समझ भी सकते हो, क्योंकि बहुत आसान तरीके से बता रहे हैं। 47 नंबर क्वेश्चन, पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? जो पश्चिम में रेलवे है, रेलवे मतलब जो रेलवे होते हैं ना, उनकी मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली में, कोलकाता में या फिर मुंबई में या अमृतसर में? तो ये सब जो है इसमें जो पश्चिमी में है वो मुंबई है, तो मुंबई में है पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय। ठीक है, अगला 48 नंबर क्वेश्चन, भारत में कुल कितने संघीय राज्य हैं? जो भारत है, भारत में कुल कितने संघीय राज्य हैं? संघीय राज्य का मतलब होता है कि कितने राज्य हैं। जैसे हमारा है उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, झारखंड, ऐसे आपके कितने राज्य हैं? बहुत सारे स्टूडेंट को पता होगा। 27 है, 28 है, 29 है, 30 है। तो बहुत सारे बच्चों को पता होगा कि 28 है, बहुत सारे बच्चों को पता होगा 29 है, इससे पहले 27 थे, बट जो एग्जैक्ट है वो 28 है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 49 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा संघीय राज्य नहीं है? अब इन सब में जो है कौन सा है जो एक संघीय राज्य नहीं है? संघीय राज्य का मतलब होता है कि मतलब एक राज्य नहीं है। ठीक है, जो मतलब संघीय राज्य नहीं है। जैसे देखो अभी मैं आपको बताता हूं, तो मणिपुर तो एक राज्य है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश भी एक राज्य है, अरुणाचल प्रदेश भी एक राज्य, दिल्ली एक संघीय राज्य नहीं है, ये एक सिटी है। क्या है? एक सिटी है। सिटी का मतलब एक शहर है, ना कि एक स्टेट है, ये एक सिटी है। ठीक है, तो ये आपको बताना है। तो ये एक हमारा संघीय राज्य नहीं है। अगर यहाँ होता कोई और, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, तो ये सब संघीय राज्य हैं, बट दिल्ली नहीं है। ठीक है, भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा है, ये तो सबको पता है। भारत में सबसे ज्यादा कौन सी भाषा बोली जाती है? भारत में सबसे ज्यादा उर्दू बोली जाती है, या अंग्रेजी, या हिंदी, या पंजाबी? तो हिंदी सबसे ज्यादा बोली जाती है भारत में।
सबसे ज्यादा जो बोले जाने वाली भाषा है वो कौन सा है? वो है हिंदी। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित में से कौन सी संघीय राज्य का विषय नहीं है? रक्षा, कृषि या व्यापार या शिक्षा। तो इन चारों में से जो हमारा संघीय राज्य का विषय नहीं है तो वो एक रक्षा है। रक्षा कोई संघीय राज्य का विषय नहीं है। ठीक है, शिक्षा हमारा है बट हमें नहीं सॉरी, जो हमारा रक्षा है वो जो हमारा संघीय सूची का विषय है। ठीक है, मतलब ये रक्षा संघीय सूची का विषय। देखो इसमें आपके कुछ सब्जेक्ट्स हैं संघीय सूची में, कुछ विषय हैं, तो उसमें जो रक्षा है वो हमारा है। ठीक है, नहीं हमें बताना था कि है, तो हमारा रक्षा है। ठीक है, समझ में आया? 52 नंबर क्वेश्चन देखो माय डियर स्टूडेंट कि निम्न में से या भारतीय संघ में से अवशिष्ट शक्तियां किसको प्राप्त हैं? राज्य को, संघ को, काखा दोनों या संघ को प्राप्त है? तो सबको पता है संघ को ही प्राप्त है ना, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, छोटा सा क्वेश्चन है, इसमें तो कुछ है नहीं बहुत ज्यादा। अगला क्वेश्चन आ जाओ माय डियर स्टूडेंट, बहुत ही ज्यादा छोटा सा क्वेश्चन है ये कि यहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था लोकसभा में, विधानसभा में, पंचायती राज संस्थाओं में, मंत्रिमंडल में। तो पंचायती राज संस्थाओं में जो है वो है महिलाओं के लिए आरक्षण की सुविधा। ठीक है, व्यवस्था। ठीक है, 54 नंबर क्वेश्चन पे आ जाओ। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस आपके देखो हो ही रहे हैं। अब ऐसे अगर याद कर लोगे 20 नंबर ऑब्जेक्टिव फिक्स ही हो जाएगा जितना बता रहे हैं। भारत में मताधिकार की आयु है 21 वर्ष, 20 वर्ष, 28 वर्ष, 25 वर्ष, ये तो सबको पता है कि भैया 18 वर्ष जो है वो मत देने का अधिकार है। अगर आप 18 वर्ष के हो तो आप मत दे सकते हो। ठीक है, बस 55 नंबर क्वेश्चन देखो, किसी देश के विकास को निर्धारित करने का आधार है। किसी भी देश का जो विकास है उसको निर्धारित किसके द्वारा किया जा सकता है? स्वास्थ्य व शिक्षा का स्तर, प्रति व्यक्ति आय, व्यक्तियों का साक्षरता, उपयुक्त में से सभी के द्वारा हम किसी देश की विकास को निर्धारित कर सकते हैं। चाहे स्वास्थ्य व शिक्षा का स्तर हो या प्रति व्यक्ति आय हो या व्यक्तियों की साक्षरता हो, सभी इंपॉर्टेंट है, एक नहीं सभी इंपॉर्टेंट है। 56 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकसित देश है? ब्राजील, भारत या फिर फ्रांस या बांग्लादेश? कौन सा है जो कि एक हमारा विकसित देश है? विकसित का मतलब जो विकसित हो चुका है, तो वो हमारा फ्रांस है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू बुक। अगला क्वेश्चन 57 नंबर, एक वस्तु का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रियाओं से उत्पादन होता है, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक या सूचना प्रौद्योगिकी के द्वारा। तो सभी को पता है प्रा से प्राथमिक और अप्रा से प्राकृतिक, तो प्राथमिक हो जाएगा। ठीक है, भारत में करेंसी नोट जारी करता है। भारत में करेंसी नोट वित्त मंत्रालय, भारतीय स्टेट बैंक, भारत सरकार या भारतीय रिजर्व बैंक? तो भारत में जो भैया नोट जारी करता है वो भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जारी करता है। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक, आरबीआई। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय न्यूयॉर्क, पेरिस, जेनेवा या ओटावा में? तो जेनेवा में स्थित है। कहाँ? जेनेवा में। देखो हमने इसमें 60 ऑब्जेक्टिव देखेंगे। ठीक है, उपयुक्त सुरक्षा अधिनियम कब पारित किया गया? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? 1986 में। तो देखो यहां तक हम लोगों ने कितने देखे? एमसीक्यू जो हमारा है वो हो गया 60, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसे कहते हैं वेरी इंपॉर्टेंट, बिल्कुल इंपॉर्टेंट, जो 100% आएगा बोर्ड एग्जाम में। यहां से अगर 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव है ना तो 18 नंबर फिक्स कर लो। लेकिन अब ये केवल वीडियो देख लिया, अब आपको ना याद हो तो क्या करोगे? इसको याद करो, ना समझ में आए वीडियो दोबारा देखो, नोट बनाओ अच्छे से, याद एक बार पहले देख लो, फिर आप उसको अपने खुद से करो और नोट्स बनाओ, तब आपको याद होगा। हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सरमन लेक्चरर। आज का ये वीडियो क्लास 10 सामाजिक विज्ञान का सबसे ज्यादा स्पेशल वीडियो है। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट इस टॉपिक पर कमेंट कर रहे थे, सर सामाजिक विज्ञान के जितने भी महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्न हैं, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हैं, मानचित्र संबंधित प्रश्न हैं, सबको पढ़ाइए। तो आज का ये वीडियो उन्हीं स्टूडेंट के लिए है कि आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद जितने भी आपका सामाजिक विज्ञान में, ठीक है, पूरी किताब के सामाजिक विज्ञान में आपकी पूरी किताब के महत्वपूर्ण आपके जितने भी लघु उत्तरीय प्रश्न हैं, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हैं और मानचित्र संबंधित प्रश्न हैं, ये सब पढ़ेंगे। ये सब आज के इस वीडियो में क्लियर होने वाला है और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी पढ़ेंगे। आप इस वीडियो को देखकर आप 70 में से 65 नंबर बहुत ही आसानी से ला सकते हो। ठीक है,
तो ये वीडियो आज तक का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है सामाजिक विज्ञान का। मैंने थंबनेल पर भी लिख रखा है कि सभी महत्वपूर्ण लघुत्तरीय दीर्घोत्तरीय मानचित्र संबंधित प्रश्न। तो अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है तो आप सबसे ज्यादा भाग्यशाली स्टूडेंट हो, सामाजिक विज्ञान में टॉपर बन चुके हो। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर देना, अगर चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना और शेयर जरूर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि हम आप लोगों के लिए ऐसे ही अच्छी से अच्छी वीडियो हर एक सब्जेक्ट का ला सकें। ठीक है, बस आप लोग अपना प्यार दिखाइए, वीडियो को शेयर जरूर करो। चैनल को जितने बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए हैं जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो सब्सक्राइब कर लिया तो चलो देखते हैं। पहला प्रश्न देखो, हमने हर एक चैप्टर से ले रखा है। पहला हमारा यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय चैप्टर से है कि जो नेपोलियन था, नेपोलियन द्वारा जो किए गए हमारा सुधारों का वर्णन कीजिए। जो नेपोलियन था उसके द्वारा हमारे जो किए गए सुधार है ना, जो नेपोलियन बोनापार्ट थे उनके द्वारा बहुत सारे सुधार किए गए थे। शिक्षा संबंधी सुधार, जाति संबंधी सुधार, ठीक है, बहुत सारे धर्म संबंधी सुधार, बहुत सारे सुधार किए गए थे नेपोलियन के द्वारा। तो उनके द्वारा जो किए गए सुधार है उसका वर्णन कीजिए। एक बात याद रखना, जो लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होते हैं लगभग एक ही जैसे होते हैं। ठीक है, तो इसको मैंने अलग अलग नहीं किया है, सारे एक में ही हैं। ठीक है, क्योंकि ये दोनों एक ही जैसे होते हैं। अब इसमें मैं बता दूंगा कौन सा लघु है कौन सा दीर्घ है, ये सब आपको पता चल जाएगा, वीडियो देखते रहो बस। ठीक है, तो ये हमारा पहला प्रश्न है। दूसरा, ये सारे लघु हैं। दूसरा देखो, ये हमारा जर्मनी का एकीकरण का संक्षेप में वर्णन कीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। देखो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, इन सब का आंसर कहाँ मिलेगा मैं बता दूंगा अभी। पहले आप लोग ये सारा क्वेश्चन अपने माइंड में सेट कर लो, ये सारा क्वेश्चन आपको पढ़ना है। अगर आपको सामाजिक विज्ञान में 95% स्कोर करना है तो ये सारा क्वेश्चन पढ़ना है, और ये सारे क्वेश्चंस आपको पढ़ के जाना है। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं इस वीडियो में, आप पूरा क्वेश्चन का बारिश होने वाला है। पूरे लघु दीर्घ और हमारे मानचित्र सारे प्रश्न एक ही वीडियो में आ रहे हैं। तो आप लोग कॉपी पेन लेकर बैठो, नोट बनाओ और नोट में आप ये सारा क्वेश्चन नोट करो और इन सबको आपको पढ़ के जाना है। ठीक है, बस आप लोग अपना एक नोट्स बना लो। अगला क्वेश्चन, तीसरा, मारियोन तथा जर्मेनिया कौन था और उसका महत्व क्या था। ये सारा क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अभी पहला ही चैप्टर से है। ठीक है, तो ये हमारा लघु है ये भी। तो ये हमारा मारियोन तथा जर्मेनिया कौन था, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको जरूर तैयार कर लेना। सारा मैं इंपॉर्टेंट ही इस वीडियो में बता रहा हूं, तो आपसे यही रिक्वेस्ट करेंगे कि जितने क्वेश्चन आप देख रहे हो उसको जल्दी से जल्दी तैयार करो, देखो मत, इन सबको आप नोट करो और इन सबको आप स्टेप बाय स्टेप तैयार करो। चौथा क्वेश्चन है, फ्रांस की क्रांति जो है उसका प्रमुख कारण क्या था, विवेचना कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग क्वेश्चन है बच्चा। लॉन्ग क्वेश्चंस में आते हैं ये कि हमारा जो फ्रांस की क्रांति है उसके जो कारण थे उसको आपको बताना है और उसकी विवेचना करनी है। ठीक है, ये सारे लघु दीर्घ सारे कंप्लीट करो, मानचित्र संबंधित प्रश्न सारा कंप्लीट करो। इस वीडियो को देखो, शेयर करो फटाफट से, चैनल को सब्सक्राइब करो और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की अलग से वीडियो आएगी। इन सब का आंसर कहां मिलेगा वो भी मैं आपको बताऊंगा, बस आप लोग अच्छे से देखते रहो। क्वेश्चन नंबर 5 है, इटली का एकीकरण का संक्षेप में वर्णन कीजिए। इटली का एकीकरण बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जर्मनी का एकीकरण और इटली का एकीकरण, ये दोनों जो पहले चैप्टर में है, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, इससे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये सारा आप जल्दी से तैयार कर लो, 5 क्वेश्चन हो चुके हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है, भारत में जो रॉलेट एक्ट है क्या था और उसका विरोध तथा परिणाम क्या हुआ। ठीक है, भारत में जो रॉलेट एक्ट है वो क्या था और इसका परिणाम विरोध सब कुछ बताना है, दूसरे चैप्टर से है। सबसे पहले जितना क्वेश्चन मैं बताऊं आप उसमें से बताओ आपको कितना क्वेश्चन का आंसर पता था, ताकि हमें पता चल सके आपकी पढ़ाई कैसे चल रही है। इतने दिन से हम पढ़ा रहे हैं, तो जितना मैं क्वेश्चन इस वीडियो में बताऊंगा लास्ट तक देखना, और आप लोग जितना, मान लो आपके जितने भी क्वेश्चन मैं इस वीडियो में बताऊं वो आप लोग कमेंट करना कि आप इतने में से कितना क्वेश्चन कर पाते हो। ठीक है, वो आप लोग लास्ट में कमेंट जरूर कर देना, ताकि हम आप लोगों के लिए इसका सोल्यूशन जल्दी से बता सकें और आप लोगों के लिए अभी पता चलेगा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, रॉलेट एक्ट। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 देखें अब हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, यहाँ क्वेश्चन नंबर 7 है माय डियर स्टूडेंट कि सत्याग्रह के विचार का क्या मतलब है। देखो वेरी इंपॉर्टेंट है जो मैं बता रहा हूं भैया, वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें आपसे सत्याग्रह के विचार का मतलब पूछ रहा है। सत्याग्रह का मतलब होता है सत्य बोलना, सत्य की अहिंसा करना, सत्य की तरफ चलना, हमेशा सत्यवादी रहना। ठीक है, ये होता है सत्याग्रह का विचार का मतलब। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना आपको कौन कौन सा क्वेश्चन आता है, कौन कौन सा क्वेश्चन नहीं आता है। जब आप लोग हमारे साथ मेहनत करोगे, हम आप लोगों की तैयारी के लिए मेहनत करेंगे, तभी
आगे जाएंगे, तभी हम लोग टॉपर बनेंगे। ठीक है, तो इसलिए हम हर एक सब्जेक्ट में जानना चाहते हैं आप कितना पढ़े हो कितना नहीं पढ़े हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है भैया कि गांधी जी का जो नमक यात्रा का वर्णन करो। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सारे क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो गांधी जी थे, गांधी जी का जो नमक यात्रा आंदोलन था उसका वर्णन करना है अच्छे से। ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन है महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए असहयोग आंदोलन का क्या अर्थ है। जो महात्मा गांधी जी द्वारा, सारे ये लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक है, महात्मा गांधी जी द्वारा जो चलाए गए असहयोग आंदोलन का क्या अर्थ है। आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बुक में भी मिल जाएगा, हर एक गाइड में भी मिल जाएगा अगर आप देखोगे तो। ठीक है, हर एक जगह मिल जाएगा, क्योंकि वो क्वेश्चन है जो बिल्कुल 3 स्टार वाले प्रश्न है। 3 स्टार वाले प्रश्न है, आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। आप पेपर देकर आओगे और कमेंट करोगे सर जो बताया था वही आया, पूरा लघु उत्तरीय वही, पूरा दीर्घ उत्तरीय और वही मानचित्र संबंधित प्रश्न आ गए। तो आप लोग देरी मत करो, इन सारे को नोट करो, तैयार करो और हम आप लोगों को तैयार करा देंगे। ये सारे क्वेश्चन टेंशन मत लेना, पहले आप समझ लो कि हमें कौन कौन से क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के लिए तैयार करना है, क्योंकि पहले हमें पता चल जाए कि हमें कौन कौन सा क्वेश्चन पढ़ना है। ठीक है, 1919 की महामंडी का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा। जो 1919 की महामंडी हुई थी उसका भारत पर क्या प्रभाव पड़ा था, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। महामंडी जो है तीसरा चैप्टर से, उसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इतिहास का 11 नंबर क्वेश्चन है ब्रिटेन वुड्स समझौता का क्या अर्थ है। जो ब्रिटेन वुड्स समझौता है उसका क्या अर्थ है। ठीक है, ब्रिटेन वुड्स समझौता बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 11, ये सारे इतिहास के हैं। ठीक है, फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है महामंडी के कारणों का व्याख्या की। देखो महामंडी का भी हमारा प्रभाव पूछा था, अब महामंडी का कारण पूछा है, क्योंकि है ही इतना इंपॉर्टेंट यार। ठीक है, तो महामंडी के कारणों की आपको व्याख्या करनी है, महामंडी के कारण बताने हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जल्दी से जितना बता रहा हूं वो तैयार कर लो, मेहनत कर लो, थोड़ा सा 2 महीना अपने आपको बिल्कुल से त्याग दो, सब कुछ छोड़ दो। ठीक है, केवल पढ़ाई पर ध्यान दो और हम आप लोगों को गाइड कर रहे हैं, ये सारे क्वेश्चन बता रहे हैं, आप इस पर जाओ, टिक लगाओ। टिक लगाने के बाद अपना टारगेट बनाओ, हमें इतना तैयार करना है, ऐसे पढ़ना है, इन सारे क्वेश्चन को 10-10 करके 5-5 करके पढ़ना है, तब तो आप लोग अच्छे नंबर लाओगे। 13 नंबर क्वेश्चन है प्रथम विश्व युद्ध के विश्व पर पड़ने वाले प्रभाव का वर्णन करो। जो प्रथम विश्व युद्ध था उसका विश्व पर क्या प्रभाव पड़ा। विश्व के पर प्रभाव, जो विश्व युद्ध के विश्व पर पड़ने वाले प्रभाव का वर्णन करो। और यहाँ 14 नंबर क्वेश्चन है 19वीं शताब्दी में जो अंतरराष्ट्रीय अर्थशास्त्रियों द्वारा बताए गए 3 प्रकार के प्रवाहों का उल्लेख करो। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है भाई, कि 19वीं शताब्दी में जो अंतरराष्ट्रीय अर्थशास्त्रियों द्वारा बताए गए 3 प्रकार के प्रवाहों का व्याख्या करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो मुद्रण एवं संस्कृति चैप्टर से है कि मुद्रण संस्कृति ने भारत में राष्ट्रवाद के विकास में क्या मदद की। ठीक है, मुद्रण संस्कृति ने जो भारत है, भारत में राष्ट्रवाद के विकास में क्या मदद की। एंड 16 नंबर क्वेश्चन है छापे खाने या फिर प्रिंटिंग प्रेस के आविष्कार से समाज पर क्या प्रभाव पड़ा। जो छापे खाने हैं या फिर प्रिंटिंग प्रेस है के आविष्कार से समाज पर क्या प्रभाव पड़ा। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर हमारा यहां से भूगोल स्टार्ट होता है। ठीक है, यहां से हमारा भूगोल के क्वेश्चन स्टार्ट होंगे। सबसे पहले संसाधन एवं विकास चैप्टर से। ठीक है, भूगोल अभी तक इतिहास चल रहा था, अब हमारे भूगोल स्टार्ट हो गए। ठीक है, तो ये सारा क्वेश्चन आप तैयार करो, अभी आप बैठ जाओ, नोट करो, इन सारे क्वेश्चन का आंसर आप ढूंढो, सर्च करो और ढूंढोगे तो मिल जाएगा। आपने सुना होगा कि अगर हम अच्छे से जी जान लगा के कुछ ढूंढते हैं तो वो मिल जाता है। ठीक है, देखो 17 नंबर क्वेश्चन है भूमि के निम्नीकरण का क्या अर्थ है। भूमि के निम्नीकरण का क्या अर्थ है, कारण क्या है। मतलब भूमि निम्नीकरण का आपको अच्छे से अर्थ समझाना है, क्या है भूमि निम्नीकरण, उसका कारण भी बताना है। ठीक है, तो आप लोग ये बहुत ही अच्छे से समझना। अगर आपको भी भैया सामाजिक विज्ञान में 95 स्कोर करना है, सामाजिक विज्ञान में आपका भी सपना है भाई हमें 95 लाना है, तो सामाजिक विज्ञान बहुत ही आसान है। देखो क्वेश्चन को आपको छोड़कर नहीं आना है, जो क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको आज मेहनत कर लेना है, ये तैयार कर लेना है, ये क्वेश्चन तैयार कर लो, 95 क्लियर है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की अलग से वीडियो ले आऊंगा, सामाजिक विज्ञान बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, 18 नंबर क्वेश्चन है हमारे डियर स्टूडेंट कि पहाड़ी क्षेत्रों में जो मृदा अपरदन है की रोकथाम के लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए। जो पहाड़ी क्षेत्र होता है, पहाड़ी क्षेत्र में जो मृदा अपरदन होता है उसकी रोकथाम, उसको रोकने के लिए हमें क्या कदम उठाने जाने चाहिए, कैसे उसको रोका जाए, इसके बारे में आपको बताना है। 19 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की जो मृदाओं का वर्णन करो। भारत में जो पाई जाने वाली बहुत सारी मृदाएं होती हैं, जैसे आपकी काली मृदा है,
लाल मृदा है, ठीक है, लेटराइट मृदा है, ये सारी तो हैं, बहुत सारी मृदाएं हैं। जलोढ़ मृदा है, मरुस्थलीय मृदा है, वनस्पतीय मृदा है, बहुत सारी मृदाएं हैं, ठीक है। तो जो मृदाएं भारत में पाई जाती हैं उसका अच्छे से वर्णन करो, थोड़ा थोड़ा 2-2 3-3 लाइन आप वर्णन कर दो, हो जाएगा, आपको बुक में मिल जाएगा क्वेश्चन के आंसर। अगला 20 नंबर क्वेश्चन है, भू संसाधन से आप क्या समझते हो, या फिर भू संसाधन का क्या तात्पर्य है। भारत के भूभागों में आवश्यक परिवर्तनों का 4 उपाय समझाइए। जो भू संसाधन है, भू संसाधन से आप क्या समझते हो, और भारत के भू उपयोग में आवश्यक परिवर्तन के 4 उपाय समझाने हैं, ठीक है। तो 20 तक आपको समझ में आ गया। कमेंट बॉक्स में बताओ कि आप 20 में से कितना क्वेश्चन आपको पता है, 20 में से आपको कितना क्वेश्चन पता है, 18 क्वेश्चन, 19 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन, कितना पता है वो कमेंट बॉक्स भर दो। आज कमेंट बॉक्स भर जाना चाहिए, और आप लोग इस वीडियो को लाइक इतना ज्यादा कर दो कि हम ऐसे ही हर एक सब्जेक्ट का वीडियो बनाने के लिए बेताब हो जाए, ठीक है। अगला क्वेश्चन आओ, 21 नंबर क्वेश्चन, जैव विविधता क्या है, मानव जीवन में इसकी क्या महत्व है, वर्णन करो। जैव विविधता क्या है, जो जैव विविधता होता है वो क्या होता है, और मानव जीवन में इसका क्या महत्व है, इसके बारे में बताना है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है माय डियर स्टूडेंट, ठीक है। अगला है 22 नंबर क्वेश्चन, जल दुर्बलता क्या है, इसके क्या कारण थे। जल संसाधन से जल दुर्बलता बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता है कि इन सब टाइप के क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं बोर्ड एग्जाम में, तो आप इसको तैयार करोगे, तैयार करना पड़ेगा, ठीक है। नहीं करोगे तो बोर्ड एग्जाम में कुछ नहीं कर पाओगे। अभी मैं आपको इसीलिए 2 महीना भी बोर्ड एग्जाम है, अगर आप अच्छे से तैयारी कर लो तो ये सारा तैयार कर लो, मैं गारंटी देता हूं सोशल साइंस में इससे बाहर नहीं आएगा, ठीक है। पूरा लघु है, पूरा दीर्घ उत्तरीय, पूरा मानचित्र संबंधित प्रश्न। अब क्या बचा, कुछ नहीं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बचा, उसका भी वीडियो मैं अलग से आप लोगों के लिए तैयार कर रहा हूं, ठीक है। 23 नंबर क्वेश्चन है, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना के लाभ तथा हानि समझाइए। जो बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है उसके आपको लाभ भी बताना है, हानि भी बताने हैं, ठीक है। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 24 नंबर क्वेश्चन, भारतीय कृषि की 3 प्रमुख विशेषताएं लिखिए। जो भारतीय कृषि है उनकी 3 प्रमुख विशेषताएं या समस्याएं, कुछ भी जो आपको आता है भारतीय कृषि के बारे में जो भी जानते हो लिख दो भाई, नंबर आपको भर भर के मिलेगा। कोई जरूरी नहीं है कि पूरा बुक की भाषा लिखो, पूरी गाइड की भाषा लिखो, ये जरूरी नहीं है। आपको आता है कृषि के बारे में, वो लिखते चले जाओ, कॉपी छोड़कर मत आओ, शादी लिख कर आओ भाई, उससे रिलेटेड लिख कर आओ। एग्जामिनर आपको नंबर देगा, वो खुद देगा, क्योंकि आपने कुछ लिखा है और उसी से रिलेटेड लिखा है, तो काट नहीं सकता। सामाजिक विज्ञान में आप बना बना कर जितना लिख सकते हो लिख दो, आपको भर भर के नंबर मिलेगा। ये मैथ और इंग्लिश नहीं है, सामाजिक विज्ञान है। 25 नंबर, चावल या फिर धान की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन करो। जो चावल होता है या धान की खेती के लिए जो उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन करना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 26 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय कृषि की 3 समस्याएं। देखो समस्याएं बहुत ज्यादा है भारतीय कृषि की, समय पर पानी नहीं मिलता, खाद नहीं मिलता, भूमि बंजर हो जाती है, ऐसे बहुत सारी समस्याएं हैं। भारतीय कृषि की बस 3 समस्याओं का वर्णन करना है, 3 समस्याएं बस, बहुत है, ठीक है। आप बना बनाकर इतना लिख दो कि एग्जामिनर भी सोचे बच्चा कितना पढ़ा है, टॉपर है, ठीक है। आप लिखो, समस्याएं आप लिख सकते हो, कुछ नहीं है। अगला देखो, हमें खनिज के संरक्षण क्यों आवश्यक। खनिज संरक्षण नहीं करोगे खनिज खत्म हो जाएगा, कहां से आएगा। खनिज संरक्षण, जल संरक्षण, मृदा संरक्षण सब उपयोगी है। वायु संरक्षण भी आवश्यक है, प्रदूषण जैसे फैल रहा है उसका भी संरक्षण आवश्यक है, उसको रोको, ठीक है। तो हर एक चीज का संरक्षण करना है, क्योंकि अगर कोई भी चीज का आप बहुत ज्यादा इस्तेमाल करोगे, उसको अंधाधुंध उपयोग करोगे तो खत्म हो जाएगा। आगे आपको ही प्रॉब्लम होगा, आपको नहीं होगा, आपके आने वाले आगे कुल का प्रॉब्लम होगा, आपके बच्चों को प्रॉब्लम होगा, बच्चों को नहीं होगा तो उनके बच्चों को, मतलब होगा, आगे चलकर होगा, ठीक है। जल हमारा धीरे धीरे खत्म हो रहा है। अब आपको भले ही आप तो हो सकता है तब तक ऊपर निकल जाओ, लेकिन हो सकता है कि आगे वाले को प्रॉब्लम हो, ठीक है। तो इसलिए जल का भी संरक्षण उपयोगी है। 28 नंबर क्वेश्चन, ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों का विस्तार पूर्वक वर्णन करो। जो ऊर्जा है, ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत का आपको विस्तार पूर्वक अच्छे से वर्णन करना है, ठीक है। तो 28 नंबर क्वेश्चन तक समझ में आ गया, बहुत अच्छे से, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब 29 पर आ जाओ, भारत में सौर ऊर्जा का भविष्य उज्जवल है क्यों। भारत में जो सौर ऊर्जा है, सौर ऊर्जा का भविष्य जो है वो उज्जवल है, बट क्यों भाई सौर ऊर्जा का भविष्य उज्जवल है? क्योंकि भाई पेट्रोल डीजल इतना महंगा है, सौर ऊर्जा ही काम आएगा, जो सूर्य का प्रकाश को आकर्षित करेगा, आपको फुल एनर्जी देगा, ठीक है। तो आवश्यक है। पर्यावरण प्रदूषण से आप क्या समझते हो? पर्यावरण को कैसे प्रदूषित करते हैं, कैसे प्रदूषित हो रहा है आपका पर्यावरण? पर्यावरण प्रदूषण, भाई निबंध आपने तैयार किया वही छाप दो, निबंध जो तैयार किया वही यहाँ छाप दो।
कुछ अलग नहीं है। वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, सब कुछ यहीं लिख दो। रासायनिक प्रदूषण जो आपको आता है सब भर दो, ठीक है। नंबर भर भर के मिलेगा, कोई नहीं काट पाएगा। जब आपके सर हैं तो क्या दिक्कत है, ये सारा तैयार करो। इन सब का आंसर कहाँ मिलेगा बता दे कि ये सारे क्वेश्चन का मैं 10-10 करके, 15-15 करके, 20-20 करके सबका आंसर लाऊंगा। लेकिन इस वीडियो पे भैया 10,000 लाइक होना चाहिए। 10,000 लाइक हो जाने के बाद मैं इन सब को उससे पहले भी लाऊंगा। लेकिन आप यार शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। 10,000 लाइक हो जाएगा तो फिर हम आप लोगों को ऐसी वीडियो लाएंगे कि आप लोग दंग हो जाओगे, ठीक है। इन सब का सॉल्यूशन एक साथ करा देंगे। लिखा जा रहा है सब कुछ, ठीक है। सड़क परिवहन के 3 गुण लिखना है। सड़क परिवहन के कोई 3 ऐसे गुण लिखना है, ठीक है, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत बार पढ़ा चुका हूं। 32 नंबर क्वेश्चन, परिवहन तथा संचार के साधन किसी देश की जीवन की रेखा का अर्थव्यवस्था क्यों है? अर्थव्यवस्था का जीवन रेखा क्यों है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार आ चुका है और पढ़ा भी चुके हैं, ठीक है। अब देखो हमारा भैया नागरिक शास्त्र स्टार्ट हो गया। मैं इसलिए बता दे रहा हूं कि आप लोगों का कंफ्यूजन ना रहे। नागरिक शास्त्र आ गया। देखो नागरिक शास्त्र पढ़ो। पहला, सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है, इस कथन पर विवेचना कीजिए। सत्ता की साझेदारी क्यों आवश्यक है, क्यों जरूरी है, उस कथन पर आपको विवेचना करना, अच्छे से समझाना है, ठीक है। तो आप लोग इसको समझाओ, क्या है समझा दो अच्छे से। पता है ये सत्ता की साझेदारी, चैप्टर पहला ही नागरिक शास्त्र का, पता है ये सब कुछ। दूसरा 34 नंबर क्वेश्चन, भारत में केंद्र और राज्यों के बीच सत्ता के बंटवारे की किन्हीं 3 विशेषताओं का वर्णन करो। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे स्टूडेंट। अगर आपने तैयार कर लिया तो बहुत है। संघवाद क्या है, इनकी प्रमुख विशेषताएं। संघवाद को मैंने कितनी बार पढ़ा रखा है, इनकी विशेषताओं की भी पढ़ा रखा है। बस अगर आप हमारी वीडियो डेली देखते हो ना तो इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन कंप्लीट होंगे। 36 नंबर क्वेश्चन है, भारत में संघीय व्यवस्था की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करो। भारत में जो संघीय व्यवस्था है उनकी जो प्रमुख विशेषताएं हैं उनका वर्णन करना है अच्छे से, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 37 नंबर क्वेश्चन है, भारत में जो जाति प्रथा है तथा राजनीति एवं समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है। भारत में जो जाति प्रथा है, राजनीति एवं समाज पर, देखो जाति प्रथा का बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है, राजनीति का भी पड़ता है बट अच्छा है, ठीक है। अगला 38 नंबर क्वेश्चन है, भारत की विधायिकाओं में महिलाओं के प्रतिनिधित्व की स्थिति का वर्णन करो। क्या है महिलाओं की जो प्रतिनिधित्व की स्थिति क्या है भारत की विधायिकाओं में, ठीक है। अब तो सही है, पहले तो बहुत बेकार था। 39 नंबर क्वेश्चन, बताइए कि भारत में किस तरह अभी भी जातिगत असमानताएं हैं। ये सब आप बता सकते हो। जातिगत असमानताएं अभी भी आप देख रहे हो हर एक कास्ट में है, ठीक है। तो सबको मिलजुल कर रहना चाहिए। क्या है एक दिन चला जाना है, बट कुछ ऐसा करो ना, अगर आप पढ़ के टॉपर बन गए आपका नाम हमेशा कहीं ना कहीं दर्ज हो जाएगा। ये बच्चा इतिहास रच दिया, ठीक है। तो आपको कुछ ऐसा करना है कि आपका नाम रहे, आपके नाम का लोग एग्जाम्पल दें। तो मेहनत अभी कर लो, आपका एग्जाम्पल बन जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन, लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की विभिन्न भूमिकाओं का वर्णन करो। जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जो राजनीतिक दल है उनकी विभिन्न भूमिकाओं का वर्णन करना है। 42 नंबर क्वेश्चन है, लोकतंत्र किस प्रकार उत्तरदायी, जिम्मेवार और वैध सरकार का गठन करता है। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो लोकतंत्र है वो किस प्रकार उत्तरदायी, जिम्मेवार और वैध सरकार का गठन करता है। अब हमारे भैया अर्थशास्त्र के क्वेश्चन आ गए, अर्थशास्त्र के, ठीक है। 42 नंबर से, धार्यता का विषय किस प्रकार विकास के लिए महत्वपूर्ण है। विकास चैप्टर, पहला ही विकास चैप्टर है ना, विकास। तो देखो धार्यता का विषय जो है विकास के लिए महत्वपूर्ण है, बट कैसे, हाउ, कैसे, ये आपको बताना है, ठीक है, सभी को पता होगा। अगला देखो 43 नंबर क्वेश्चन, विकास मापने का यूएनडीपी का मापदंड किन पहलुओं से अलग है। जो विकास मापने का जो यूएनडीपी मापदंड है वो किन पहलुओं से अलग है, ये आपको बताना है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 44 नंबर क्वेश्चन है, प्रच्छन्न बेरोजगारी से आप क्या समझते हो। प्रच्छन्न का मतलब होता है गुप्त बेरोजगारी, जिसमें काम है 5 लोगों का, कर 8 लोग रहे हैं, मुनाफा हमें 5 ही लोगों के बराबर हो रहा है, तो 3 लोग फालतू में भिड़े हैं, दिखावा कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा है हमारे स्टूडेंट प्रच्छन्न बेरोजगारी, ठीक है। 45 नंबर क्वेश्चन है, मागारागा 2005 के उद्देश्य की व्याख्या कीजिए। इसका फुल फॉर्म क्या होता है शायद देख लेना, बहुत ही छोटा सा है क्वेश्चन, बहुत आसान है, देख लेना। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे तो बहुत सारे ऑब्जेक्टिव भी बनते हैं, लघुत्तरीय क्वेश्चन है, लॉन्ग भी बन सकता है इससे। कि आर्थिक क्रियाओं से आप क्या समझते हो और प्रकार का वर्णन करो। जैसे हमारा प्राथमिक आर्थिक क्रियाएं, द्वितीयक आर्थिक क्रियाएं और तृतीयक, ये सारे को मैंने पढ़ाया है ना अभी जल्दी ही। तृतीयक आर्थिक क्रियाएं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये तीनों,
ठीक है, तैयार कर लेना थोड़ा सा। 47 नंबर क्वेश्चन, संगठित और असंगठित क्षेत्र के रोजगार की परिस्थितियों की तुलना कीजिए। जो संगठित और असंगठित क्षेत्र हैं उनकी रोजगार की परिस्थितियों की तुलना करनी है, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 58 नंबर क्वेश्चन है, विदेशी व्यापार विभिन्न देशों के बाजारों के एकीकरण में किस प्रकार सहायता करता है। विदेशी व्यापार जो है वो विभिन्न देशों के बाजार में एकीकरण में किस प्रकार से सहायता करता है, इसके बारे में आपको बताना है। 49 नंबर क्वेश्चन है, वैश्वीकरण किसे कहते हैं और वैश्वीकरण को संभव बनाने के कारक बताइए। वैश्वीकरण आपका क्या होता है और वैश्वीकरण को संभव बनाने वाले कारक भी बताने हैं। 50 नंबर क्वेश्चन, कि कुछ ऐसे कारकों पर चर्चा करें जिसमें उपभोक्ताओं का शोषण होता है। ये सारे हमारे लघु और दीर्घ उत्तरीय 50 आपके हैं, जिसमें से आपके लघु भी हैं और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी हैं। तो अगर आप ये तैयार कर लेते हो, लघु और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न कंप्लीट हो जाएगा, आपका एक भी नंबर नहीं काट सकते हैं एग्जामिनर। तो आप इसको तैयार कर लो, आपका कंप्लीट है। अब हम लोग देखते हैं मानचित्र संबंधित प्रश्न, जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखो, सबसे पहला यानी कि हमारा 51 यानी कि पहला से देखते हैं, ठीक है। 50 में से कितना क्वेश्चन आता है कमेंट बॉक्स में बताना। 50 में से कितना क्वेश्चन आपको आता है जो मैंने बताया है, इसमें 50 क्वेश्चन मैंने बताया ना। अब ये आप मानचित्र में से बता देना कितना आता है। पहला मानचित्र संबंधित प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वही मैंने लिया है, ज्यादा मैंने लिया नहीं है। जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वही मैं बताऊंगा। पहला, वह स्थान जहां जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, ये आएगा 100% आएगा। चाहो आप देख लो, पेपर उठा के देख लेना, पेपर देने के बाद आएगा। सभी को पता है या बता दें, पता है ना, अमृतसर में हुआ था। देखो मैं सारे का बताऊंगा नहीं, अब मैं बताऊंगा नहीं क्योंकि आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। अभी मैं इसका सोल्यूशन अलग से प्रोवाइड करा दूंगा। अभी मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आपको कौन कौन सा क्वेश्चन तैयार करना है, कैसे तैयार करना है, क्या करना है, सब कुछ। दूसरा, वह स्थान जहां से गांधी जी ने नमक बनाना प्रारंभ किया, दूसरा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मानचित्र संबंधित प्रश्न। तीसरा है, वह स्थान जहां नील की खेती करने वाले किसानों ने आंदोलन किया, वह स्थान जहां जो नील की खेती करने वाले किसान तो थे वो आंदोलन किए थे। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो इंपॉर्टेंट है वही मैं आप लोगों को बता रहा हूं, ठीक है। तो इसे कंप्लीट कर लो। अगला जो हमारा मानचित्र संबंधित प्रश्न है 4, वह स्थान जहां सूती मिल श्रमिकों ने सत्याग्रह किया, ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4, जल्दी से ये सब तैयार करो, फिर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताओ आपको कितना आता है। अब देखो, जो नहीं आता है मैंने आपको बता दिया कि उसका एक वीडियो लाऊंगा, बस आप लोग जल्दी से लाइक करो, शेयर करो, एक वीडियो लाऊंगा, सारा कुछ खत्म करा दूंगा। बस इन सब का आंसर मैं 1-2 दिन में लिख कर आप लोगों के लिए वीडियो लाऊंगा और आप लोग ये सारा एक ही वीडियो में खत्म कर दोगे, ठीक है। देखो, हम आप लोगों के लिए मेहनत करने के लिए तैयार हैं, बस आप लोग हमारे साथ जुड़ जाओ और आप लोग जैसा बता रहे हैं वैसे तैयारी करो, आप लोग बहुत अच्छे मार्क्स लाओगे। नो टेंशन, आपको कुछ नहीं आता, ये क्वेश्चन तैयार करो, सब कुछ आ जाएगा, ठीक है। 5वां है वह स्थान जहां दिसंबर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। फिर 6वां है वह स्थान जहां चंद्रशेखर आजाद शहीद जो इलाहाबाद में हुए थे। वह स्थान जहां मुस्लिम विश्वविद्यालय स्थित है वो है अलीगढ़, ठीक है। बस हो गया। तो देखो, मानचित्र ये 7 क्वेश्चन तैयार करो, 5 नंबर क्लियर है और जो 5 नंबर का आता है उसका मैं अलग से बता दूंगा, ठीक है। बस, तो इस वीडियो को सारे स्टूडेंट ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, क्योंकि ये वीडियो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ऐसे ही आपको मैथ का, साइंस का, सबका चाहिए तो आप लोग कमेंट कर दो, हम आप लोगों के लिए जरूर लाएंगे, क्योंकि आप लोगों का एक कमेंट हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है कुछ करने के लिए, कुछ अच्छा करने के लिए, कुछ बेहतरीन वीडियो लाने के लिए, ठीक है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में भर दो, सर ऐसे ही मुझे मैथ का भी चाहिए, साइंस का भी चाहिए, तो हम आप लोगों के लिए जल्दी से उसका प्रोवाइड करा देंगे। लेकिन इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना, चैनल पे ना सब्सक्राइब कर लेना। और देखो, लगभग 60 क्वेश्चन है, 60 क्वेश्चन में से आपको कितना क्वेश्चन आता है वो कमेंट बॉक्स में बता देना। 60 में से अगर आपको 45 आता है तो बहुत अच्छा है, 50 आता है तो और भी अच्छा है। अगर आपको 45 से ऊपर आना चाहिए, ठीक है, तब तो अच्छा है, वरना आपकी तैयारी गड़बड़ चल रही है, ठीक है। तो ये है सामाजिक विज्ञान में 95 ला सकते हो, एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की वीडियो ले आऊंगा बस। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर सब्सक्राइब कर लेना और आप लोग इन सबको नोट कर लेना। मैंने आपको दिखाई दिया, सारा नोट बना लेना। नोट बना लोगे तो आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगा बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने के लिए। तो चलो फिर मिलते हैं हम लोग किसी और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।